छिंदवाड़ा में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, क्योंकि हमारा जब निकल रही थी हमारा जो जुलूस निकल रहा था, और जुलूस का समय और मस्जिद में नमाज का जो दोपहर का समय होता है, उसका समय लगभग बराबर था, और पुलिस नहीं चाहती थी कि दोनों समुदाय आपस में भिड़ जाए। तो पुलिस ने रोकने की कोशिश की, और हम लोगों ने कहा कि क्या मस्जिद वाला जो इलाका है वो क्या पाकिस्तान में है क्या, वो भारत का हिस्सा नहीं है क्या, और हम जाएंगे उधर से। और इसी जद्दोजहद में कुछ पथराव हुआ, लाठी चार्ज हुआ, और उसके बाद में गोलीबारी हुई, और गोली से 2 लोग मारे गए। 2 ऐसे लोग मारे गए जो कि संयोग से हिंदू थे। वो उस आंदोलन का हिस्सा नहीं थे, केवल हिंदू ही थे। वो कोई अपने काम से, एक तो व्यक्ति काम से आया हुआ था शहर में, और एक व्यक्ति घर में सोया हुआ था, लेकिन बाहर निकला और गोली का शिकार हो गया। और ये जो बाहर काम करने के लिए आया था शहर गांव से, वो भी ऐसे ही गोली का शिकार हो गया। लेकिन दोनों ही हिंदू होने की वजह से दोनों को फिर शहीद घोषित किया गया। उनकी अस्थि कलश की यात्राएं निकाली गई, और ये अस्थि कलश जब मेरे गांव में पहुंचा तो हमने उनके लिए खीर पूड़ी का खाना बनाया, और उनको खाने के लिए निमंत्रित किया। तो जब खाने के लिए घर में निमंत्रित किया, तो जो सेवा भारती के प्रमुख थे वो मेरे पास आए, और उन्होंने मुझे कहा कि बंधु, हम तो आपके घर खाना खा सकते हैं, आपकी थाली में एक साथ खा सकते हैं, आप तो जानते हैं हमको, हम बरसों से आपके साथ रहते हैं, लेकिन ये जो साधु संत अस्थि कलश यात्रा के साथ हैं, इनको थोड़ा तकलीफ होगी, तो ऐसा कीजिए कि आप पैकेट बना करके ये भोजन दे दीजिए, अगले गांव में हम इनको खिला देंगे। तो उनका मकसद ये था कि हम बिना बताए ये खिला देंगे कि ये एक दलित के घर से आया है। तो मेरे लिए एक बड़ी शॉकिंग चीज थी, क्योंकि मैं जिस हिंदू राष्ट्र को बनाने की कोशिश में उनके साथ जुटा हुआ था, उस हिंदू राष्ट्र के अग्रणी जो लोग थे वो मेरे घर खाना ही नहीं खा रहे थे। तो ये बड़ा संकट का चीज था। लेकिन जब खाना बना तो मेरे पिताजी ने कहा था कि खाना ये खाएंगे नहीं लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं अच्छे तरीके से इन लोगों को। और मैं उनको कहता था कि आप कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि आप संघ के बारे में जानते ही नहीं है, वहाँ कोई जाति भेद नहीं है, समरसता है, सब बराबर है। ये सब चीजें मैं उनको कह रहा था। लेकिन इस परिस्थिति जब ऐसी बनी, तो मेरी भी स्थिति यही थी कि वो जैसे तैसे अपनी इज्जत बचाने के लिए खाना ले जाए तो ठीक ही है। पर वो ले गए, और ले जाने के बावजूद भी उन्होंने खाया नहीं, बल्कि फेंक करके चले गए। और ये खबर जब दूसरे दिन मुझ तक पहुंची, और मैंने अपनी आंखों से जाकर के उस जगह को देखा जहां खाना फेंका हुआ था, तब वो दिन मेरे लिए आखिरी था कि मैंने आरएसएस को छोड़ा। और मैंने सवाल पूछना शुरू किया कि क्यों आपने मेरे साथ ये किया, क्योंकि मैं तो आपके लिए अयोध्या जाकर के मरने के लिए तैयार था, मैं तो बाबरी मस्जिद तोड़ने के लिए तैयार था, मैं हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तैयार था, मैं संघ का पूर्णकालिक प्रचारक बनने के लिए तैयार हूँ, और आप मेरे घर में खाना भी नहीं खा सकते हैं, तो ये क्या चीज है। तो उन्होंने कभी उसको एक्सेप्ट नहीं किया, अपनी गलती को। वो यही कहते रहे कि जीप में पीछे जो लोग बैठे हुए थे उनके हाथ में खाना था, और जब टर्न पे जीप मुड़ी स्पीड में, तो उनके हाथ से खाना नीचे गिर गया, और गिर गया इसलिए हम नहीं खा पाए। पर बात वो नहीं थी, उन्होंने खाने को फेंका रोड के किनारे पर, और जिन्होंने देखा था उनमें से एक मित्र ने आकर के ही मुझे ये बताया। तो मैं लंबे समय तक उनसे सवाल जवाब करता रहा। ये मई 1991 की बात है, और मैं 1992 तक पूरा 1 साल सवाल पूछते रहा, अलग अलग जगहों पर जाकर के, कि आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। लेकिन वो मुझे केवल ये कहते रहे कि ये बहुत छोटी सी बात है बंधु, तुम ये छोड़ो और ये नकारात्मक चीजों में मत लगाओ, अपने आप को राष्ट्र की सेवा में लगाओ। मुझे वो राष्ट्र की सेवा समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कौन से राष्ट्र की सेवा करूं, जब मेरे साथ ये भेदभाव आप कर रहे हैं, मेरी आवाज ही नहीं सुनी जा रही है। तो मैं वो हिंदू राष्ट्र बनाऊं क्यों, और मेरा उसमें क्या औकात है, मेरी जगह क्या है। तो ये सवाल फिर जब खुलने लगे, तो फिर मैं बाहर निकला वहां से, और फिर मैंने पढ़ा बाकी चीजों को, बाबा साहब अम्बेडकर को भी पढ़ा, और अन्य बहुजन नायकों को भी पढ़ा। और फिर एक दिमाग खुला कि मैं जिस जगह जिन लोगों के बीच में था, वो तो एक तरीके से मैं अपने ही खिलाफ, अपने ही समुदाय के खिलाफ काम कर रहा। लेकिन चूंकि राष्ट्र के नाम पर, राष्ट्रभक्ति के नाम पे, भारत माता के नाम पे नमस्ते सदा वत्सले गाते हुए, भगवा झंडे के नीचे ध्वज प्रणाम करते हुए, ये सब करते हुए कभी एहसास ही नहीं हुआ कि हम अपने ही दुश्मनों के हाथों को मजबूत कर रहे थे, और वो हाथ हमारे ही गिरेबान पर पहुंच के, या हमारे ही गले तक पहुंच के हमको दबा रहे थे। तो जब धीरे धीरे ये सब चीजें समझ में आई, पूरी हिंदुत्व की पॉलिटिक्स समझ में आई, तब हमने शुरुआत की नए सिरे से। और फिर
एक तरीके से शुरुआती जो काम शुरू हुआ वो दलित चेतना का काम शुरू किया गया। और 1996 से लगा करके बाद के दिनों में हमने अपने इलाके भीलवाड़ा में छोटे छोटे दलित समूह बना करके उनके साथ एक बातचीत करना एक और उनके भवन साथ। जी, हाँ नहीं माफी, मैं आप जिस मुद्दे को शेयर कर रहे थे जी उसी से कनेक्ट था, ताकि आप दूसरे सवाल पे जाएंगे जी कि जैसा मैंने कहीं पढ़ा था, और के आरएसएस में जिसे आप बता रहे हैं काफी लंबे समय तक काम कर रहे थे, तो वो कौन सा पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था, जिसने आपको इस सोच में डाला और इस चेतना में लाया कि हम जिस संगठन से जुड़े हुए हैं वो, उस पर आपको सवाल दिखने लगा और आपने फिर से अपने रास्ते बदले? तो ये टर्निंग पॉइंट क्या है जो अभी आप बता रहे थे, वही है या इसमें कुछ और आप ऐड करना चाहते हैं? नहीं, वही देखिए छोटे छोटे सवाल तो जिया सर थे ही, लेकिन जो टर्निंग पॉइंट साबित हुआ वो भोजन फेंकने की घटना के साथ हुआ। क्योंकि वो एक ऐसी एक ऐसा घटना के बाद फिर मैं बिल्कुल विद्रोह के उसमें आ गया और फिर मैंने सवाल उठाना शुरू कर दिया और अंत में फिर मैं छोड़ दिया उधर से पूरी तरीके से। जी जी, बस बस थैंक यू। जी वो हम उसकी बस क्लैरिटी चाह रहे थे, ताकि एक जी पूरी कनेक्ट हमारी जिंदा रहे समझ में। जी 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 तो आप जिस अपने स्टेट में जिस तरह से गरीबों के लिए और दलित कम्युनिटी के लिए लार्जली ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में आप कुछ अभी कहना चाह रहे थे, तो आप जी। कंटिन्यू करना प्लीज। तो मैं वो कह रहा था कि 1996 से हमने दलित चेतना की जागरण के काम को शुरू किया और ये फिर बढ़ते बढ़ते 2000 के बाद में उसने एक रूप लिया, क्योंकि उससे पहले तक मैं जिस इलाके में था यहाँ बहुत कम तरीके का काम हो पाया था। अब तो बहुत कुछ चीजें हैं यहाँ पर, लोग सब चीजें जानते हैं, लेकिन उस समय जब हमने शुरू किया तो लोगों को लगता था कि ये जो निकट में एक भीम कस्बा है हम उसकी जय बोलते हैं। तो कई लोगों ने मुझे ये भी कहा कि अरे तुम भीलवाड़ा के रहने वाले और भीम की जय क्यों बोलते हो, तुम भी नहीं हो। तो उनको लगा कि जैसे लोग जय महाराष्ट्र बोलते हैं, जय गुजरात बोलते हैं, जय राजस्थान बोलते हैं, वैसे ही कोई एक शहर की जय दिखती है। तो इस लेवल को जानकारी का अभाव था कि डॉक्टर अंबेडकर कौन है। और वैसे भी अगर आप राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो राजस्थान एक फ्यूडल स्टेट रहा है और यहाँ अम्बेडकरी चेतना का उतना प्रभाव शुरुआती दौर से नहीं रहा, क्योंकि ज्यादातर यहाँ जो लोग जुड़े रहे वो बाबू जगजीवन राम से जुड़े रहे, बाबा साहब से कम लोग जुड़े, बाबू साहब से ज्यादा लोग जुड़े रहे। तो वो भी एक बड़ा कारण रहा है कि यहाँ पर पिछलोगू पॉलिटिक्स रही और बाबा साहब आए भी यहाँ एक तरीके से हुआ तो उन लोगों के जरिए हुआ जो बाहर से नौकरी पेशा लोग आए, खासतौर पे जो रेलवे एम्प्लॉइज थे या और सेंट्रल सर्विसेज में जो लोग थे, अम्बेडकर के बारे में लोगों को परिचित और प्रशिक्षित करना शुरू किया। और ये एक तरीके से आफ्टर बामसेब ये थोड़ा बढ़ा और फिर ये बात काफी आगे बढ़ी। तो हमने जब शुरुआत की तब ये बहुत कम था, लेकिन 2000 और मुझे लगता है कि चूंकि सिविल सोसाइटी का बड़ा योगदान यहाँ पर इस तरह की दलित चेतना का रहा, आफ्टर डरबन कॉन्फ्रेंस जो कई सारे यहाँ पर दलित संगठन बने, उन सब की वजह से भी लोगों में ये चेतना आई, मूवमेंट की चेतना आई, बहुजन मूवमेंट भी फैला। तो हमारा काम फिर शुरू हुआ इन सब चीजों को लेकर के। और मैंने 2002 से लगा करके 2015 तक तकरीबन 13 साल तक मजदूर किसान शक्ति संगठन के साथ काम किया। और इस दरमियान हमने राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन, राइट टू वर्क, इन सब के लिए काम किया। लोगों के राशन, पेंशन, काम के अधिकार, इन सब चीजों के लिए भी हमने काम किया इस इलाके में। और 2006 में हम कुछ मित्रों ने उसमें नवीन नारायण जी और सब साथी लोग भी, उनका भी बहुत योगदान रहा।
यहाँ पर एक अभियान गठित किया गया, उसका नाम था दलित आदिवासी घुमंतु अधिकार अभियान राजस्थान डगर। और ये अभियान दलितों को, आदिवासियों को, और जो एक बड़ी पॉपुलेशन है नोमैड जो जनसंख्या है, और उसमें तकरीबन 32 कास्ट हैं और उसमें से ज्यादातर दलित हैं, उन समुदायों को अपनाने शुरू किया। क्योंकि हो ये रहा था कि ये वो समुदाय थे जिनके पास इस देश के नागरिक होने का कोई सबूत नहीं था। न उनके पास राशन कार्ड थे, न उनके पास आधार कार्ड, न जॉब कार्ड, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं। वो तो घूमते रहे, उन्होंने तो अपना गांव भी नहीं बसाया, उनके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। और उसकी वजह से आज भी हालात ये हैं कि वो जो जनसंख्या है घुमंतुओं की, बड़ी संख्या में वो लोग आज भी डेरों में, तंबुओं में रहती है, और उनका गांव, उनका ठौर ठिकाना क्या है उसके बारे में कुछ भी अभी मालूम नहीं है। क्योंकि वो तो घूमते ही रहे और सार्वजनिक जमीनों पर जाकर के अपना काम करते रहे। अब जमीनें बची नहीं है, और अब हालात ये हैं कि न तो रहने के लिए इनके पास घर हैं, न खेती की जमीनें हैं, और यहाँ तक कि दफन करने के लिए शमशान, कब्रिस्तान तक भी इनके पास नहीं है। तो इनकी नागरिकता के सवाल, इनके बुनियादी रोजी रोटी के सवाल, इन सब सवालों को उठाना शुरू किया डगर ने। और दलित आदिवासियों के खिलाफ जो अन्याय अत्याचार था, उसके विरोध में भी आवाज उठाना हमने उसके जरिए शुरू किया। तो अब डगर को भी लगभग 14 साल का समय हो गया, और इस अभियान ने काफी बड़ी संख्या में कई सारे आंदोलन किए, और उनमें संघर्ष में जीत भी हासिल की। और हर प्रकार की चीज, चाहे वो एडवोकेसी की बात हो, चाहे डॉक्यूमेंटेशन की बात हो, चाहे वो सीधे संघर्षों की बात हो, सड़क पे उतर करके वो सीधे सीधे संघर्षों का काम भी डगर के जरिए किया गया, और अभी भी करते हैं। वो एक तरह का एक अभियान है जो दलितों, आदिवासियों और घुमंतुओं के साथ काम का है। और अभी भी मैं एक मानवाधिकार संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, जिसके जरिए हम राजस्थान में कम्युनल हार्मनी और इन सब चीज़ों की भी बात करते हैं, और खासतौर पे ह्यूमन राइट के इश्यूज उठाते हैं। पुलिस टॉर्चर की बात हो, चाहे यहाँ जो कम्युनल टेंशन और राइट्स जो हो रहे हैं, उन सब की फैक्ट फाइंडिंग, उन सब चीज़ों को उठाने के लिए पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज के साथ जुड़ करके भी हमने काम शुरू किया, और वो अभी भी जारी है। तो तकरीबन 25 बरस हो गया होगा कि जिसमें हम दलित, आदिवासी, पिछड़े, अल्पसंख्यक, महिलाओं के मामले और घुमंतुओं के जो मामले हैं उनको उठा रहे हैं। और अभी जो सीए और एनआरसी के खिलाफ जो राजस्थान में जगह जगह पर जो शाहीन बाग लगाए गए, जहां आंदोलन हुए, हम लोग जहां जहां भी थे, मैं भीलवाड़ा, जयपुर, इन तमाम जगहों पर हम लोग उसमें जुड़े। तो एक तरीके से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि जितने भी पीड़ित समुदाय हैं वो कैसे एक साथ आ सकते हैं। वो चाहे किसान हो, मजदूर हो, दलित हो, आदिवासी हो, घुमंतु हो, अल्पसंख्यक हो, चाहे वो पीड़ित महिला समूह हो, वो सब एकजुट होकर के कैसे अपनी लड़ाई लड़ सकें, इस दिशा में हम इन दिनों में काम करते रहते हैं। एक और सवाल ये था कि आपके क्या अनुभव, एक्सपीरियंसेस रहे हैं एक सिटीजन के नाते, एक शहरी के नाते हिंदुस्तान में, जो आज के दौर में नेशनलिज्म पे पूरा डिबेट हो रहा है, बहस हो रही है, चर्चाएं गांव में, बड़े मोहल्लों में, शहरों में और यूनिवर्सिटीज में भी हो रही है, लेकिन उन चर्चाओं की जो पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, वो अलग अलग है हर जगह। तो आपकी जो अपनी अंडरस्टैंडिंग है सिटीजनशिप और नेशनलिज्म के बारे में, जिस तरह भी आप कह रहे थे आप संगठनों से जुड़े हुए हैं, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं और कैसे आप देखते हैं नेशनलिज्म को, राष्ट्रवाद? देश के नागरिक के रूप में मैं ये कहना चाहता हूं कि न केवल मेरा, बल्कि आज जो भी उत्पीड़ित पहचाने हैं, उन तमाम लोगों का जीवन जो है वो हर दिन संघर्ष भरा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि शायद जितना 1992 के बाद से अब तक का जो समय रहा, करीब 28-30 साल का,
ये सारे समय जो है वो नागरिक के रूप में हर दिन संघर्ष का समय रहा, और हर दिन वो एहसास रहा कि हम इस देश में कहीं न कहीं दोयम दर्जे के नागरिक के रूप में ट्रीट किए जा रहे हैं। क्योंकि व्यक्तिगत रूप से हो सकता है कि मुझे मान सम्मान मिल जा रहा हो, मेरे साथ उस तरह का छुआछूत और भेदभाव नहीं हो रहा, अत्याचार नहीं हो रहा हो, लेकिन हर दिन मिलने वाली खबर, हर दिन जो जगह जगह से चीजें मिलती है, कहीं किसी को पानी नहीं भरने दिया जा रहा है, कहीं किसी को ठीक से कपड़े नहीं पहनने दिए जा रहे हैं, कहीं किसी को स्कूल में भेदभाव हो रहा है, कहीं कोई दलित दुल्हन घोड़ी पर बैठना चाहता है उसको नहीं बैठने दिया जा रहा है, कोई चुनाव लड़ना चाहता है उसको चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा है, कोई अपनी ही जमीन पर अपना अधिकार चाहते हैं वो नहीं मिल रहा है, या कहीं लाशें दफन नहीं होने दी जा रही है। रोज जो दर्जनों ऐसे मामले आते हैं, तब नागरिकता को एंजॉय करने का समय नहीं है। मतलब कभी ऐसा दिन नहीं इन सालों में गुजरा होगा जब संघर्ष के बिना कोई दिन गुजर गया हो, जब ऐसा लगता हो कि हाँ, हम इस देश के नागरिक होने के नाते अपनी तरक्की की, अपने उज्जवल भविष्य की, या अपना आनंद की कुछ बात कर सकें। ऐसा कोई दिन नहीं था जब जो लोग कहते हैं ना, उत्सव अमार गोत्र, उत्सव अमार जाति, आनंद अमार जाति, ऐसा कुछ आनंद उत्सव का जीवन नहीं है। या हर दिन नागरिक के नाते संघर्ष के रूप में है, और हर दिन ये एहसास कराया जाता है और एहसास होता है कि हम अपने ही देश में सेकंड क्लास सिटीजन के रूप में हैं, और वो जो दोयम दर्जे की नागरिकता का या दोयम दर्जे के इंसान होने का जो व्यवहार है, उससे निकल करके नागरिक होने के की जो पहचान बनाने की है, उससे हर दिन जूझते हुए ये समय गुजरा है। और कई कई बार ऐसा लगता है कि जैसे इस देश के जो अपर कास्ट हिंदू हैं, शायद उनकी मेहरबानी से जीना पड़ रहा है। वो क्या पसंद कर रहे हैं, वो क्या चाहते हैं, उस तरीके से चीजों को फेंकते हैं, वो उस तरह के मुद्दों को, जिस तरह का व्यवहार है और जिस तरह की नफरत हर दिन झेलनी पड़ती है एज ए दलित होने के नाते, और एज मैं सोचता हूँ कि वंचित समूह में हाशिए के तमाम समूह को वो झेलना पड़ता है, वो मैं महसूस करता हूँ। तो नागरिक के रूप में बहुत अच्छा अनुभव नहीं है। हो सकता है कि कई सारे साथी मेरी इस बात से उनको आघात पहुंचेगा कि भारतीय नागरिक होने के नाते, मैं वो नहीं कह रहा हूं जो आमतौर पे लोग कहते हैं कि गौरवशाली, मुझे गर्व होता है भारत का नागरिक होने के नाते और मैं बार बार यहाँ पैदा होना चाहूंगा। मुझे ऐसा कोई गर्व का अनुभूति नहीं होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे शर्म की अनुभूति होती है, लेकिन मुझे हर दिन संघर्ष की अनुभूति होती है, और मैंने अपनी नागरिकता को जिस तरीके से उस नागरिकता को लोग आनंद लेते हैं, उस नागरिकता का लाभ लेते हैं, हम नहीं ले पाते हैं, कि हर दिन के संघर्ष की वजह से हम आगे की बात सोच ही नहीं पाते हैं। क्योंकि रोज रोज ये जो अभी जो बहुत चल रहा है कि जॉर्ज फ्लॉयड ने कहा आई कांट ब्रीथ, मैं घुट रहा हूँ, मुझे लगता है कि बरसों से हम घुट रहे हैं, और हमारी घुटन अभी भी कम नहीं हो रही है, बल्कि रोज वो घुटन बढ़ती जा रही है। तो और अब ये जो राष्ट्रवाद है, ये जो उग्र राष्ट्रवाद है, जिसको सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और अब हिंदू राष्ट्रवाद के रूप में ये सामने आया है, इस राष्ट्रवाद ने इस घुटन को बहुत और मजबूत कर दिया है। और मुझे लगता है कि कई बार अब अगर हमें अपने नागरिक होने को साबित करना पड़ रहा है इस देश में, तो ये सबसे बुरी बात है। क्योंकि ये जो पूरा एनपीआर या जो सीएए का पूरा जो चीज हुई है, इसके बाद में कागजों को दिखाने की जो बात है, और ये इससे हम आज नहीं बल्कि हम लोग तो बहुत बरसों से पीड़ित हैं। नवीन नारायण जी इस बात के गवाह हैं कि एक कालबेलिया फैमिली को, एक कंजर, एक नट, एक सांसी या एक घुमंतु फैमिली को अपनी पहचान के लिए कितना, एक कागज के लिए कितना भागदौड़ करनी पड़ती है। उसके लिए कभी कभी एक जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए या राशन कार्ड में नाम लिखवाने के लिए चीफ सेक्रेटरी तक का फोन नीचे के लेवल तक करवाना पड़ता है, तब भी उसको एक कागज बना करके नहीं मिलता है। तो उस तरह की संघर्षों के साथ हम रहे हैं, और आज जिस तरीके से कानूनन ये कहा जा रहा है कि हम साबित करें अपने दस्तावेजों के जरिए, हम अपने पूर्वजों के और इन सब चीजों के जरिए
कि हम इस देश के नागरिक हैं या नहीं हैं। तो मुझे लगता है कि वो ही फिर से मैं कहना चाह रहा हूँ कि हमारे लिए नागरिकता को बचाए रखने का संघर्ष बहुत तेज हो गया है। और ये राष्ट्रवाद जो है, ये राष्ट्रवाद के नाम पे, हिंदू राष्ट्र के नाम पर, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर जो ब्राह्मण राष्ट्रवाद, मनुवादी राष्ट्रवाद थोपने की जो कोशिश हो रही है, ये बहुत खतरनाक स्थिति में पहुंच गया है। और मैं इस राष्ट्रवाद के खतरे को महसूस करता हूं, और मैं पूरी तरीके से ये सोचता हूं कि इस कथित उग्र राष्ट्रवाद के खिलाफ हमें खड़ा होना है। हम इसको नामंजूर करते हैं। हमें ये राष्ट्रवाद नहीं चाहिए, ये वो राष्ट्र भी नहीं चाहिए जो हिंदू राष्ट्र हो। हमें एक धर्मनिरपेक्ष भारत चाहिए जिसमें हम तमाम लोगों के साथ रह सकें। हमें किसी उग्र राष्ट्रवाद की जरूरत नहीं महसूस होती। इसी संदर्भ में एक और अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन दें या आप बता सकें कि आपके विचार में, नजरिए में, ये जो एनपीआर है और एनआरसी, उस पे आप क्या देखते हैं, और किस तरह से ये दलित तबके को, पूरे दलित हिंदुस्तान दलित को या दलित समुदाय को किसी तरह की कोई उसकी दिक्कत आ सकती है, उस पर कुछ असर आ सकता है? निश्चित रूप से असर आएगा। देखिए, जिन वर्गों को कोई दस्तावेज थे ही नहीं, जिनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, जिनके पास कभी कागज रहे ही नहीं, कागजों को देखने का जिनको अधिकार नहीं था, उनसे आप पूछेंगे कि आपके पास क्या पुराने कागज हैं, दस्तावेज हैं आपके पीढ़ी दर पीढ़ी के, तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि हमारे पास तो कागज ही, हम में से बहुत सारे लोग वो हैं जिन जो पहली पीढ़ी है जिनके घरों में कोई किताब आई हुई होगी। बाकी हमारे से पहली आगे वाली पीढ़ी के पास तो कोई किताब भी नहीं थी, घरों में कोई कागज भी नहीं था, लिखना भी नहीं जानते थे, वो पढ़ना भी नहीं जानते थे। तो आप पूछ रहे हैं कि हम सदियों के यहाँ के रहवासी होने की प्रमाण ला करके और कागजों के रूप में दें। हम कागजों के रूप में क्यों दिखाएंगे, और क्यों कौन होते हैं वो लोग जो हमसे कागज रहे हैं, जो एक तरीके से इस देश के मूल वासी हैं, उनसे वो लोग कागज मांग रहे हैं जिनका इस देश से पता नहीं वो कहां से आकर के यहाँ पर आकर के रहने लगे हैं। तो ये जो कागजों से कागज मांगने का जो प्रक्रिया है, ये एक तरीके से दलितों की कई समुदायों के लिए बहुत बहुत मुश्किल पैदा करने वाला है। ये केवल अल्पसंख्यकों के लिए ही घातक नहीं है। हमारे बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जिनको यही पता नहीं कि वो कौन से गांव के रहने वाले हैं। क्योंकि वो तो बरसों तक चलते रहे, उनका कोई गांव नहीं था। बहुत सारे लोग हैं हमारे जिनके पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं है। वो कैसे साबित करेंगे? क्योंकि आप एक जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन है कि आपको रेवेन्यू रिकॉर्ड से मैच करना होगा कि आपकी जाति क्या है। आपके पास रेवेन्यू का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, आपके पास जमीन ही नहीं है, तो कहां से रेवेन्यू रिकॉर्ड होगा? रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा तो आपकी जाति क्या है ये तय नहीं होगा, तो कैसे संभव होगा? तो हमारे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास किसी तरह का दस्तावेज नहीं है, और उनमें से ज्यादातर लोग अनपढ़ लोग रहे हैं, अभी भी अनपढ़ लोग हैं। वो कई सारे जिन्होंने कार्ड बना लिए, वो ये नहीं जानते कि ये कौन सा कार्ड है। हम गाँव में जाते हैं तो लोग थैला भर के कार्ड लाते हैं और वो यूं उड़ेल देते हैं। वो कहते हैं इसमें से ढूंढ लीजिए आधार कार्ड किसको कहते हैं, भामाशाह कार्ड किसको कहते हैं, या और कार्ड किसको कहते हैं। तो बहुत मुश्किल है कि लोगों को आप, और जिंदा लोगों को क्यों कागजों से साबित करना चाहिए अपने आप को? और कौन होते हैं ये लोग, सत्ता कौन होती है जो ये हमसे पूछने वाला? सत्ता से हम सवाल करें, सत्ता से नागरिक सवाल करें, ये तो एक चीज है, लेकिन नागरिकों से सत्ता सवाल कर रही है। हमने जिनको बनाया है वो हमसे पूछ रहे हैं कि तुम कौन हो। तो भाई वोट देते वक्त तो तुमने नहीं पूछा कि तुम कौन हो, वोट ले लिया, बैठ गए सत्ता में, और वहां बैठ करके तुम हमसे पूछ रहे हो कि हम कौन हैं। तो मुझे लगता है कि इसका सबसे ज्यादा खामियाजा जो भुगतने वाले लोग हैं वो दलित कम्युनिटी के लोग हैं, आदिवासी कम्युनिटी के लोग हैं, और सबसे ज्यादा गुमंतु कम्युनिटी के लोग हैं। और हमारे अल्पसंख्यक भाई बहन तो हैं ही उसमें। इसलिए ये लड़ाई केवल अल्पसंख्यकों की लड़ाई नहीं है, इसको जानबूझ करके ऐसा बनाया गया है मीडिया के द्वारा। ये पूरा जो मनु स्ट्रीम मीडिया है उसने इसको ऐसे बना दिया है कि शाहीन बाग से लगा करके तमाम जगहों पे जो लड़ाई लड़ी जा रही है सीए और एनपीआर और इसके खिलाफ में, एनआरसी के खिलाफ में, ये सारी लड़ाई जो है ये केवल मुसलमानों की लड़ाई है। ऐसा नहीं है, ये उनकी लड़ाई से पहले यहाँ के दलित, आदिवासी और घुमंतु समुदायों की लड़ाई है। और उस खतरे को हम महसूस करते हैं, और हम लंबे समय से कागजों से जो लोगों को मारा जा रहा है, ये एक किस्म का शास्त्रीय
तरीका है लोगों को गुलाम बनाने का, कागजों के जरिए गुलाम बनाने का, और हम कागज से गुलाम बनाने की प्रक्रिया को अस्वीकार करते हैं। हम कबीर के वो लोग हैं जो कहते हैं, तू कहता आखन, हम कहते हैं आखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी। ये जो कागज की लेखी वाले लोग हैं, इनको हम स्वीकार नहीं करेंगे। हम आखन की देखी वाले लोग हैं, हम अपनी अनुभूति का सत्य कहने वाले लोग हैं। तो हम क्यों कागज दिखाएंगे? हम तो कागज वाले लोग ही नहीं है, हमारे पास तो कागज ही नहीं थे, हम तो पहले नहीं थे। तो पूरी परंपरा ही श्रवण की परंपरा है। तो श्रवण की परंपरा को कागज की, ये कागजी ब्राह्मण परंपरा से अगर कोई दबाने की कोशिश करेगा तो हम उसके पुरजोर मुखालफत करेंगे, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते। बिल्कुल सही कहा। इसी संदर्भ में एक सवाल, इस बात पे आप कैसे अपना विचार रखते हैं कि क्या आरएसएस ने दलित और बैकवर्ड कम्युनिटीज को अपने इस कंट्री में माइनॉरिटीज के खिलाफ, माइनॉरिटीज खास तौर से क्रिश्चियन और मुस्लिम के खिलाफ, आरएसएस ने उसे यूज किया है कि आइडियोलॉजी के एतबार पे या किसी और तरह से? कुछ इस पे आप अपना विचार रखेंगे? जियाउद्दीन साहब, बिल्कुल इसको खुल करके इस पर बात करने की जरूरत है। इसमें कोई लाग लपेट के साथ बात करने की जरूरत नहीं है कि आरएसएस ने दलितों को, आदिवासियों को और जो पिछड़े समुदाय हैं उनको मुस्लिमों के खिलाफ और अन्य जो रिलीजियस माइनॉरिटी हैं उसके खिलाफ भरपूर तरीके से उपयोग किया है, और वो कर रहा है। और बहुत सारे लोग इसमें उपयोग में आ रहे हैं, वो टूल बने हुए हैं, और कई सारे अनुभव हैं। साफ तौर पे आप गुजरात के 2002 के जनसंहार को देखिए, उसमें जिस तरीके से दलित आदिवासियों को उपयोग किया गया। आप उत्तर प्रदेश के बहुत सारी जगहों पे आप देख सकते हैं कि वहां के जो पिछड़े समुदाय हैं उनको जिस तरीके से उपयोग किया गया। अभी की जो मॉब लिंचिंग की जितनी घटनाएं हैं, ज्यादातर घटनाओं में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग में जो लोग हैं, जो एक्यूज्ड हैं, वो पिछड़े समुदाय से आते हैं। तो ये बात तो है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि एक समूह है दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यक और इसमें पिछड़े समुदायों में जो उग्रता के साथ सामने आ रहा है। और इसको थोड़ा सा ऐसे देखने की भी जरूरत है कि ये सारा दलित समुदाय नहीं है, ये दलितों का वो छोटा सा तबका है जो थोड़ा पढ़ लिख गया है, सक्षम हो गया है, और जो संस्कृतिकरण के प्रोसेस में है, जो अपने आप को ऊपर के वर्णों के साथ दिखाना चाहता है, जो भाजपा और आरएसएस की राजनीति में कहीं कहीं अपना निगम बोर्ड में या किसी न किसी प्रकोष्ठ में बैठना चाहता है, कहीं कहीं एमएलए एमपी का या प्रधानी का कुछ सपना दिखता है। ये तमाम लोगों का उपयोग किया जा रहा है, और ये हरावल दस्ते बने हुए हैं आज की तारीख में। हम तो अपने यहाँ भीलवाड़ा के, मैं अपने शहर के अनुभव से बता सकता हूँ, मेरे अपने शहर में पिछले 5-6 सालों में जितने कम्युनल राइट्स के मामले ऑन रिकॉर्ड दर्ज हुए हैं वो बिटवीन दलित और मुस्लिम्स के बीच में है, क्योंकि सबसे ज्यादा दलितों को आगे कर दिया जा रहा है। वहां जो दलितों की मार्शल कम्युनिटी शहर में रहती है, वो वाल्मीकि हैं, वो खटिक समुदाय के लोग हैं, वो कोली समुदाय के लोग हैं, उनको आरएसएस जानबूझ करके लड़ा रहा है, आगे कर रहा है। और छोटे छोटे संघर्ष देखिए सब में हो सकते हैं, अगर केवल मुसलमान भी रहेंगे तब भी लड़ेंगे, केवल दलित भी रहेंगे तब भी लड़ेंगे। पानी की जो लड़ाई है, नाली की जो लड़ाई है, या अपने मोहल्ले में कोई जोर से मोटरसाइकिल लेके निकल गया, वो जो लड़ाई है, या जवान उम्र के जो लड़के लड़की आपस में प्यार कर लेते हैं और परिवार को पसंद नहीं आते हैं, वो सारी जो लड़ाइयां हैं, ये तो रोजमर्रा की लड़ाई है। लेकिन ऐसी तमाम रोजमर्रा की लड़ाइयों को जिस तरीके से आरएसएस बड़ा फलक दे करके, विस्तार करके और सामुदायिक लड़ाई बना करके जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहा है दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यक, इनको पिछड़ों को, वो खतरे की बात है। और हम निरंतर इस पे बात कर रहे हैं कि क्यों हम हिंदू राष्ट्र की इस गंदगी में अपने हाथ गंदे कर रहे हैं, और हमें क्यों अल्पसंख्यकों के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि इतना ज्यादा ब्रेन वॉश नई पीढ़ी का आरएसएस ने किया है। और कई सारे लोग आरएसएस की शाखाओं में निरंतर जा रहे हैं, नौजवान पीढ़ी के बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और मैं आज कह सकता हूं कि 25 से 30% नौजवान दलितों में से जो पढ़े लिखे हैं, शहरों में रहते हैं, वो आरएसएस के चपेट में आ चुके हैं। वो उस आइडियोलॉजी की बात करते हैं, वो बजरंग दल में हैं, वो तलवार लेके निकलते हैं, वो दंगों की शुरुआत करते हैं, ये सारी चीजें कर रहे हैं। और इस पर बात नहीं करेंगे या हम नकारते रहेंगे, हम स्वीकार नहीं करेंगे, तो इसका हल नहीं हो जाएगा। इसलिए हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ये स्थिति है,
और इस स्थिति को हमें मिलजुल के देखना पड़ेगा। उधर अल्पसंख्यकों को भी देखना पड़ेगा कि हाँ, ये सारा दलित समाज हमला नहीं कर रहा है, ये दलितों में वो लोग हैं जो उनके फुट सोल्जर बने हुए हैं। और हमें भी ये समझना पड़ेगा कि हम ये नहीं कहेंगे कि हम में से कोई नहीं है, ये भटके हुए लोग हैं। जरूर इसमें से कई लोग हैं जो पूरी समझदारी के साथ इस धारा में शामिल हो गए हैं और उनके अपने अपने एजेंडे हैं, वो अपने एजेंडे को पूरा कर रहे हैं। लेकिन मैं ये भी मानता हूं कि इन 2-3 सालों में 2 अप्रैल 2018 के बाद दलितों के संघर्ष में जिस तरीके से मुस्लिम समाज का खास तौर पे सहभागिता बढ़ी है, जिस तरीके से दलित अत्याचारों के खिलाफ अल्पसंख्यक उठ के खड़े हुए कंधे से कंधा मिलाकर के इस लोकतांत्रिक लड़ाई में साथ आ रहे हैं, उसके बाद से दलितों में एक तरह का विमर्श बदला है और उनकी एक समझ बढ़ी है कि हमें आरएसएस के टूल नहीं बनना चाहिए, हमें अपने अल्पसंख्यक भाई बहनों के खिलाफ नहीं लड़ना चाहिए। ये चर्चा भी बढ़ी है और बढ़ती जा रही है, तो ये अच्छी भी बात है। इसी संदर्भ में ये किस तरह से समझा जाए कि हिंदुस्तान में लोकतंत्र को, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वो कौन से खास या इम्पोर्टेंट एक्शंस या आप स्टेप्स कहेंगे, कदम कहेंगे कि कमजोर तबके के लोग उठाएं जिससे हिंदुस्तान की जो डेमोक्रेसी है उसको मजबूत किया जा सके? मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हम ये सोचें कि जो हमारी जमहूरियत है उसके तलबगार कौन है, इस लोकतंत्र के चाहने वाले लोग कौन हैं। वो लोग जो पूंजीपति हैं, सामंत हैं या पंडे पुरोहित हैं, उनको तो लोकतंत्र चाहिए भी नहीं। लोकतंत्र तो चाहिए ही कमजोर वर्गों को, हमें ही लोकतंत्र चाहिए। और अगर हमें लोकतंत्र चाहिए और हम ही उसके सबसे ज्यादा स्टेक होल्डर हैं, तो हमें चाहिए कि उसको बचाने के लिए जो भी कर सकते हैं हमको करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हमारी दिक्कत ये है, वो चाहे दलित हो, चाहे रिलीजियस माइनॉरिटी हो, आदिवासी हो, हम कई बार अपनी जातीय, पांथिक और जो धार्मिक पहचाने हैं उनके लिए तो मर मिटने के लिए तैयार रहते हैं। मान लिया कि मस्जिद में किसी ने भगवा झंडा लगा दिया, किसी ने मजार को क्षति पहुंचा दी, किसी ने चर्च को कुछ कर दिया, किसी ने बाबा साहब की मूर्ति पर कालिक पोत दी, तो हमारा खून खोल उठता है और हम पूरा संघर्ष के लिए लाखों की तादाद में सड़क पे उतर जाते हैं। लेकिन क्या जब हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का अपहरण होता है, हमारे संवैधानिक जो राइट्स कम किए जाते हैं, तब हम उस तरीके से उठते हैं क्या? वो ये कमजोरी है कहीं ना कहीं। और मैं ये मानता हूं कि पहली बार शायद इस देश की आजादी के बाद में अल्पसंख्यकों ने और खास तौर पे मुस्लिम समाज ने अपने लोकतांत्रिक अधिकार के लिए सीएए एनआरसी के बाद पहली बार शायद जिस ढंग से लड़ाई को लड़ा और सड़क पे वो उतरे संविधान लेकर के हाथ में, मैं इसमें बहुत होप देखता हूँ। मुझे बहुत उम्मीद नजर आती है कि ठीक है, आपका हमारा सबका जो भी बिलीव है, जो भी हमारी अपने अपने विश्वास हैं, उनकी रक्षा करें, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हमको ये भी देखना पड़ेगा कि अंत में हम जिस चीज से गवर्न हो रहे हैं वो संविधान अगर खतरे में है, तो फिर संविधान के और लोकतंत्र के खतरे के साथ हमारी तमाम चीजें भी खतरे में पड़ेगी। तब फिर न मंदिर बचने वाला, न मस्जिद बचने वाली, न बाबा साहब की प्रतिमा बचने वाली, कोई कुछ नहीं बचने वाला है। तो हमें अपनी जो लोकतांत्रिक जो संवैधानिक चीजें हैं उनको बचाने की दिशा में उसी तरीके से सड़क पर उतरने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरा, मुझे लगता है कि हम कई बार जिस तरह का जो यहाँ लोकतांत्रिक इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद करने की जो पूरी कोशिश चल रही है, उसके प्रति बिल्कुल भी उदासीन है। हमको लगता है कि हमें क्या लेन देना अगर आरबीआई की स्वतंत्रता कम की जा रही है, हमें क्या लेना देना जुडिशरी में क्या हो रहा होता होगा, हम तो बहुत छोटे लोग हैं। या मीडिया पूरी तरीके से जरखरीद हो गया है और वो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं बचा है, और तमाम मीडिया कर्मी जो है रेंग रहे हैं सत्ता के सामने, और हम उसको केवल एक व्हाट्सएप पर गाली दे करके या फेसबुक पे एक स्टेटस डाल करके चुप हो ले रहे हैं। उससे काम चलेगा नहीं।
मुझे लगता है कि हमें बहुत पुरजोर तरीके से डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए भी खड़े होना पड़ेगा। नहीं तो मुझे ये लगता है कि लोकतंत्र के सारे स्तंभ वो पहले गिराएंगे ताकि लोकतंत्र अपने आप ही नीचे गिर जाए। और ये हो रहा है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से इस समय इंस्टीट्यूशंस पर हमले हैं, वो जेएनयू हो, चाहे जामिया हो, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, या तमाम इस तरह के जो जगह हो, उस्मानिया वगैरह, इन सब पे जो हमले हो रहे हैं उस सरकार नहीं, जिनको कब्जा कर सकते हैं वो कब्जा कर रहे हैं, जिन पे कब्जा नहीं कर सकते हैं उनको नष्ट कर रहे हैं। और ये एक भयानक सी चीज है। तो हमें डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को भी बचाना है। डेमोक्रेटिक जो हमारे बोलने के अधिकार हैं, चाहे लड़ने के या प्रदर्शन करने के जो अधिकार हैं, उन अधिकारों और उनके जगहों को, उन प्लेटफॉर्म्स को हमें बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो तेजी से खत्म होता जा रहा है। और ये जो डर का माहौल है, सबसे पहले उस डर के माहौल से बाहर निकलना है। हर चीज में इस डर को उपयोग किया जा रहा है, और कोई भी चीज है तो उसका जिस तरीके से भय पैदा करके और हमारे लोगों को भयभीत किया जा रहा है, हमें यहाँ लोगों को इस चीज का शिक्षण देना पड़ेगा कि भयभीत होने से काम चलने वाला नहीं है। निकलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा। पेंडेमिक है, अभी नहीं निकल सकते हैं सड़क पे, तो और तरीके हो सकते हैं जो हम डिजिटल तरीकों से चीजें कर रहे हैं, लेकिन बोलना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। चुपचाप खामोश मरने से बेहतर है कि हमको लड़ते हुए, बोलते हुए, संघर्ष करते हुए अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को और अपने आप को और अपने समुदाय को बचाते हुए मरना चाहिए। ये मेरी सोच है। अब कुछ कंस्ट्रक्टिव आपके कंस्ट्रक्टिव आइडियाज लेना चाह रहे हैं ताकि इस पे और सोची जा सके कि क्या हम कुछ या 2 या 3 ऐसे बिंदुओं पे, पॉइंट्स पे आप रोशनी डाल सकते हैं, या कह सकते हैं कि ये 3 पॉइंट्स हैं जिस पे SC ST OBC माइनॉरिटीज और दूसरे माइनॉरिटीज को मिलकर काम करनी चाहिए, जिसके जरिए डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस को मजबूत कर सकें और ये तमाम जो कोशिशें हैं इसको तोड़ने की, उसके होने के बावजूद काम करने में किसी तरह की रुकावट ना आ पाए। मैं कुछ पॉइंट वाइज 2-3 कहेंगे जिस पे लोग सोच सकें फ्यूचर में। पहली बात कहना चाहता हूं कि हमें अपनी जातीय धार्मिक पहचानों के आधार पर संगठित होने के बजाय उत्पीड़ितों की एकता बनेगी। तो सबसे पहला तो ये है कि हम तमाम उत्पीड़ित जमातें जो हैं वो इकट्ठा आए हैं। दूसरा, मुझे लगता है कि हमें कुछ मिनिमम बिंदुओं पर अपनी सहमतियां बनाते हुए और जो छोटी मोटी असहमतियां हैं उनको दरकिनार करते हुए नेटवर्क बनाने चाहिए, ताकि नहीं तो दलित दलित के लिए लड़ता रहेगा, आदिवासी आदिवासी के लिए लड़ता रहेगा, कोई छत्तीसगढ़ में लड़ रहा है, कोई दिल्ली में लड़ रहा है, कोई कहीं लड़ रहा है, कोई राजस्थान में लड़ रहा है। तो ये सब एकजुट कैसे हो सके, ये हमको एक नेटवर्क बन सके और उसकी कोई कोऑर्डिनेशन की कुछ कमेटी बने और वो चले। दूसरा लगता है कि ये जो डेमोक्रेसी डायलॉग जैसी चीजें जो आप चला रहे हैं, इनको और ज्यादा व्यापक करने की जरूरत है, क्योंकि ये बातें अभी यूं लग रहा होगा कि ये केवल बातें हैं, पर मुझे लगता है कि इस समय जो हमारी जो नौजवान पीढ़ी का सोशल मीडिया पे जो उपस्थिति है, बाकी मीडिया और बाकी सबको छोड़ दीजिए, वहां हमारे लिए जगह है या नहीं है वो एक अलग विषय है, लेकिन आज हम हैं, चाहे वो वेब चैनल के रूप में है, वेबसाइट के रूप में है, या ट्विटर पे हैं, सब जगहों पे हैं, तो यहाँ जो हमारी उपस्थिति है इसको हम कैसे कंस्ट्रक्टिव और किस तरीके से सही दिशा दे सके। नहीं तो हो क्या रहा है कि उसी पे लड़ मर रहे हैं लोग, पहले तो विरोधियों से लड़ रहे हैं, बाद में उनसे लड़ते लड़ते एक दूसरे से लड़ रहे हैं। तो हमें अपनी इन तमाम एनर्जी को इकट्ठा करते हुए, तो मेरा यही है कि पहली बात तो ये है कि हम अपनी जातीय और धार्मिक पहचानों के आधार पे नहीं, बल्कि हम उत्पीड़ितों की एकता बनाएं और इकट्ठा हों। दूसरा ये है कि हम एक कोई नेटवर्क बना सकें, और तीसरा हम अपनी जो भी हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं डायलॉग करने के, उन पर हम सक्रिय हो सकें और हम एक साथ आ सकें।
तो मुझे लगता है कि अभी जो परिस्थितियां उसमें इतना ही कुछ चीजें की जा सकती है और इसी के जरिए आगे बढ़ा जा सकता है। अभी कोई बड़े पैमाने पर हम कोई संगठन बनाएं या ये चीजें करें, उसके लिए ना तो रिसोर्स है ना माहौल है आज की तारीख में। लेकिन हम अगर ये बना सक ये जो चीजें हैं छोटी छोटी, ये भी तैयार कर सकें, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में ऐसा स्थिति बन सकती है जहां हम संगठनात्मक रूप से खड़े हो सकते हैं। हम कोई संगठन बना सकते हैं, हमारी ये जो एकता बनेगी ये एक संगठन में तब्दील हो सकती है, और जब हम संगठनिक रूप से मजबूत होंगे, हमारा अपना कार्डर हो सकता है, तब हम शायद चीज भी सोच सकते हैं, तब हम संघर्ष की चीजें भी सोच सकते हैं। तो ये कुछ मेरे जहन में आइडियाज थे। और थोड़ा स्पेसिफिक होकर, थोड़ा फोकस्ड होके एक सवाल आ रहा है मसूद साहब की तरफ से कि किस तरह से अभी हम दलित और बैकवर्ड कास्ट, SC ST माइनॉरिटीज तमाम की बात पे आपने कहा 3 बिंदु पॉइंट दिए, क्या मजबूत करने के इस सिलसिले में दलित मुस्लिम यूनिटी और उनके रिश्तों के बीच में जो काम करने की जरूरत है, हिंदुस्तान में इन दोनों कम्युनिटीज में आपस में काम करने के एक्सपीरियंसेस के बहुत सारे फेलियर स्टोरीज भी हैं और कुछ सक्सेसफुल स्टोरीज भी हैं जो आपने भी कुछ जिक्र किया, दोनों चीजें हैं। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए फिर भी क्या कुछ आप कह सकते हैं कि ये देखो 1 2 3 ये पॉइंट है जिसपे फेलियर और सक्सेस दोनों को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ सकते हैं दलित मुस्लिम के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट और सवाल ये बार बार उभरता है जब वार्तालाप होती है हिंदुस्तान में। मैं ईमानदारी से ये चीज स्वीकार करना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ कि आमतौर पे मैंने ये चर्चाएं सुनी और मैं उसका हिस्सा भी रहा हूँ, जहाँ पर ये कहा जाता है कि दलित अपने को बड़ा भाई समझे, ब्लड रिलेशनशिप की बातें। मुझे लगता है कि उन सब चीज़ों पर हम न जाएं। ये सब चीज़ें कि कौन कहाँ से कन्वर्ट होकर के गया, उसके रूट्स क्या थे, उन रूट्स के आधार पे हम इकट्ठा हों, मुझे उसमें कोई बहुत रुचि नहीं है, और उसके वो मुझे बहुत तात्कालिक सा उपाय लगता है, वो आगे जाएगा नहीं। हमारी वैचारिक एकता बन सके, ये चीज ही हमको आगे ले जाएगी, और उसमें संविधान ही एक जरिया है जिस पर हम एक हो सकते हैं। देखिए, नहीं तो कोई विश्वास नहीं छोड़ेगा। अगर बाकी चीजें मान लिया कि अगर हम वो रूट चुने कि भाई कौन दलितों में से जाकर के मुस्लिम बना, और उस वजह से हम उनके साथ दलित मुस्लिम एकता बनाएंगे, तो जो दलित से नहीं मुसलमान बना और वो भी तो भुगत ही रहा है अल्पसंख्यक होने के नाते, तो फिर क्या उससे हम नफरत करेंगे? अगर कोई ब्राह्मण भी मुस्लिम बना या राजपूत भी मुस्लिम बना या कोई कुछ भी बना, उससे क्या फर्क पड़ता है? तो मेरा ये मानना है कि हम शुद्ध रूप से वैचारिक चीजों पर अपना एकता बनाएं, और वो बन सकती है। उसके अलावा कोई चारा नहीं है। आज की तारीख में जिस तरीके से चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो या अल्पसंख्यक हो, चारों तरफ से सब कोई पिट रहा है, सब कोई अलग अलग लड़ते हुए मारा जा रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में और क्या जरिया बचता है? तो दलित मुस्लिम एकता बने, लेकिन वो वैचारिक रूप से बने, वो उसका आधार संविधान हो, और हम उसके जरिए आगे जाएं कि भाई हम संवैधानिक जो अधिकार हैं हमारे नागरिक होने के नाते, उनको लेने के लिए हम इकट्ठा लड़ेंगे। और वो मुस्लिम के खिलाफ कहीं कुछ होगा तो दलित खड़ा होगा, दलित के खिलाफ होगा तो मुस्लिम खड़ा होगा, आदिवासी के खिलाफ होगा तो दलित और मुसलमान मिलकर के उसके पक्ष में जाकर के लड़ेंगे। लेकिन उसमें कई सारी चीजें हैं, कई सारे संकट हैं जिनको भी हमें भुगतना पड़ेगा। हम एक गांव में दलित दुल्हन को घोड़ी पर बिठाने के लिए आंदोलन कर रहे थे, और हमारे कुछ मुस्लिम भाई आकर के, कुछ संगठन आकर के और उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आए, तो वहां के प्रकाश हिंदुओं ने उसको मुद्दा बना लिया। वो मुद्दा तो रह गया, उन्होंने कहा मुसलमानों का क्या काम है हमारे बीच में आकर के, ये हमारे धर्म को क्यों वो कर रहे हैं? तो आप देखिएगा कि ये बहुत संवेदनशील सा मामला है, और इस मामले को हमें बहुत संवेदना के साथ, बहुत एहतियात के साथ आगे बढ़ाना पड़ेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब हम संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए एकजुट होते हैं और वैचारिक रूप से एकजुट होते हैं, तो मुझे लगता है कि उसमें बहुत सारी चीजें बन सकती है। अभी मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ
जिनके घरों में जब वो चर्चा करते हैं तो वो ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले की बात करते हुए फातिमा शेख की बात जरूर करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन में जितना मुस्लिम समाज का योगदान रहा, जिस तरीके से उनको मदद हुई उस समय, उन सब चीजों की भी चर्चा करते हैं। तो ये थोड़ा डिस्कोर्स तो बदला है, विमर्श में चीजें तो बदली है, लेकिन ये भावुक कर देने वाली चीजों से नहीं होगा। एक क्षण के लिए तो हम भाषण देकर के लोगों को कर सकते हैं कि भाई ये चीजें हुई, लेकिन लंबी एकता बनानी है तो शुद्ध रूप से ऐसा कुछ हम कुछ बिंदु बना लें, न्यूनतम बिंदु बना लें और उन एजेंडे के जरिए हम आगे जाए, तो मुझे लगता है कि हम कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये वक्त की बात है और हम उसके लिए भी प्रयास कर, उसमें कई चीजें और करने की कोशिश भी रहेगी। एक सवाल और ले सकते हैं, एक दो सवाल भंवर जी? जी जी जी। मेहता जी का एक सवाल है। अभी तक चूंकि हम एक कंटिन्यूटी में चल रहे थे, आपकी बात को आगे बढ़ा रहे थे और हम अपनी समझ बना रहे थे, लेकिन इस दरमियान एक सवाल मेहता जी का है कि भंवर जी, आपने बहुत लोगों को संघ से जुड़ते, उसका औजार बनते और बाद में कई लोगों का मोह भंग होते भी देखा है। क्या हम इस प्रक्रिया को समझ सकते हैं कि कैसे लोगों की और समझ बदलती है और क्या इस प्रक्रिया को मजबूत किया जा सकता है? मुझे लगता है कि इस पर काफी कम बात होती है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक बात के शिकार हो जाते हैं जहां लोग कहते हैं कि संघ बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ा संगठन है, बहुत विशाल संगठन है और उसमें से गया हुआ व्यक्ति कोई बाहर नहीं निकलता है, लेकिन ऐसा है नहीं। बड़ी संख्या में लोग जुड़ते हैं और लोग बाहर भी आते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो बाहर आते हैं उसमें से लोग चुप रहते हैं, वो स्लीपर सेल की तरह हो जाते हैं और वो कभी भी आरएसएस की आलोचना नहीं करते। उनको आलोचना करने का कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है। वो क्यों छोड़ के आए बाहर, क्यों निकले, उन चीजों को बताने के लिए कहीं कोई जगह नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि अगर इस मोह भंग की प्रक्रिया में जो लोग बाहर निकल के आए हैं, ऐसे लोगों की कहानियां बाहर लाई जाए, ऐसे लोगों को बाहर लाया जाए, तो ये अंदर की बहुत सारी गंदगी बाहर आ सकती है। उनके जो कॉन्ट्रोडिक्शन है, उनके जो पाखंड है, वो सब बाहर आ सकते हैं। मैं बहुत लोगों से मिला हूँ, बहुत लोगों से मिलते रहता हूँ, जो मुझे लिखते भी हैं और मुझे बातचीत में भी कहते हैं कि वो संघ में थे और उन्होंने क्या भुगता। तो खास तौर पे जब से ये हिंदी और अंग्रेजी वाली किताब आई है मेरी, उसके बाद से बहुत लोगों ने अपनी कहानियां शेयर की है और मैं खुद आश्चर्यचकित हूं कि इतनी बड़ी संख्या में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने अपने फेसबुक वगैरह पर भी चीजों को लिखा और कहा कि हम थे संघ में, हम कोई प्रथम वर्ष, कोई द्वितीय वर्ष, कोई तृतीय वर्ष शिक्षित, कुछ कुछ लोग तो 17, 18, 20 सालों तक भी थे, मैं तो 5, 6 साल ही था। तो वो लोग भी बाहर निकल के आए हैं, कुछ लोग प्रचारक रह करके आए हैं पिछड़े वर्ग के, वो बाहर निकले हैं और उन्होंने अपनी कहानियां शेयर की है। तो मुझे लगता है कि मोहभंग तो होता है बहुत लोगों का, क्योंकि वो चले तो जाते हैं राष्ट्रवाद और इन सब चीजों को देखते हुए, हिंदुओं की बात समझते हुए, लेकिन वहां जाकर के देखते हैं कि बात भले ही वो हिंदुओं की कर रहे हैं, लेकिन बैठा हुआ तो सारे ही ऊपर के पदों पर, सब चीजों पे, गुरुदक्षिणा के पैसे पर, संघ के कार्यालयों पर, संघ के ट्रस्टों पर, संघ द्वारा बनाए हुए एनजीओ पर, इन सब में बैठा तो ब्राह्मण बनिया ही है। और जब भी मौका मिलता है किसी भी चीज को प्राप्त करने का, तो ये जिनको झंडा पकड़ाया हुआ है, जिनको टोपी लगा के डंडा पकड़ाया हुआ है, इनको कोई मौका नहीं देता है। ये बस ऐसे ही घसीटते रहते हैं, काम में आते रहते हैं। तो जब मोह भंग होता है, समझ आती है कि हम तो केवल उपयोगी किए जा रहे हैं, हमारे साथ तो भाई बुरा हो गया और हम जो प्राप्त करना चाहते हैं वो नहीं कर पाए, तो बहुत लोग निकलते हैं। लेकिन निकलने के बाद उनको कोई मान्यता नहीं है, उनको कोई जगह नहीं है जहां वो अपनी बात को कह सकें। तो मुझे लगता है कि ऐसा कोई जगह बन सके, ऐसा कोई मंच बन सके, तो ये जो प्रक्रिया है बाहर निकलने की, क्योंकि आरएसएस ने ये स्थापित कर रखा है कि उनके यहाँ कोई आता है बस, जाता कभी भी नहीं है।
वो कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति संघ का स्वयंसेवक था ऐसा होता ही नहीं है, सब लोग संघ के स्वयंसेवक हैं ऐसा है, मतलब प्रेजेंट ही होता है, पास्ट कभी होता ही नहीं उनके यहाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, बड़े पैमाने पर लोग उसमें घुसते हैं और फिर बड़े पैमाने पर निकलते हैं। मैं हिंदी पट्टी के लोगों के बारे में कह सकता हूं कि हिंदी भाषी प्रदेशों में 10 में से 3 युवा ऐसे होंगे जो आरएसएस में किसी न किसी दिन गए होंगे शाखा में, और वो शाखाओं में जाकर के महीने 2 महीने 6 महीने साल 2 साल रहते हैं और वो बाहर निकल आते हैं। लेकिन ऐसे निकले हुए लोगों की बातें बाहर नहीं आते, तो बाहर आए वैसा कोई हम मंच उनको दे सकें, तो ये जो विशालता का, अजय होने का जो उनका घमंड है वो चूर चूर हो सकता है। एक इंटरेस्टिंग सवाल है जो आप चूंकि जिस बात को आप कह रहे हैं, रवि के सवाल में एक बात सामने आती है कि जिस तरह से भंवर जी संघ के कारनामों के बारे में देश दुनिया समाज को आप लिखते रहे हैं और कहते रहे हैं, क्या आप पर न बोलने का दबाव भी कभी हुआ है या होता रहा है? दूसरा, इस दबाव के बावजूद क्या आप बहुजन राजनीति में देश का भविष्य उज्जवल देखते हैं? मुझे लगता है 2 अलग अलग सवाल रवि जी ने पूछे हैं। पहला सवाल जो उन्होंने कहा कि क्या धमकाना या दबाना ये सब चीजें होती है, तो वो तो आरएसएस वाले करते ही रहते हैं। इस देश में जो ब्राह्मणवाद का जो षड्यंत्रकारी चरित्र है वो आरएसएस का भी चरित्र है। तो वो हर तरीके से कोशिश करते हैं, साम दाम दंड भेद उनके 4 जो तौर तरीके हैं कि वो लोगों को पहले तो उनकी आवाजों को इग्नोर कर देते हैं, जब आवाजें उठती रहती है, हम जैसे लोग बोलते रहते हैं, उनका कारनामों को पर्दाफाश करते रहते हैं, तो फिर वो कोशिश करते हैं कि मारपीट करें, धमकाएं। तो ये चूंकि अब बहुत लंबा एक संघर्ष हो गया, तो अब नहीं धमकाते। वो धमकाने वमकाने का जो पीरियड था वो बहुत शुरू शुरू में था, उनको लगा कि भाई धमक जाएंगे, डर जाएंगे, तो वो तो हमने किया नहीं। और चूंकि हम यहाँ मौजूद हैं तो हम इस अधिकार भाव के साथ मौजूद हैं कि हम कोई आरएसएस की मेहरबानी से जिंदा नहीं है, हमारे अपने लोग हैं यहाँ पर बड़ी संख्या में, और अगर वो आकर के कोई दादागिरी करना चाहते हैं तो हमारे भी लोग हैं जो उनको जवाब दे सकते हैं। हम कोई बहुत बिल्कुल ऐसा अहिंसावादी बन करके और नहीं बैठे हुए हैं कि वो हमको लठ मार के चले जाएंगे और हम केवल विलाप और रुदन करेंगे। तो वो उनको मालूम है कि ये जवाब देने वाले लोग हैं, तो इसलिए नहीं करते हैं। पर वो ये कोशिश करते हैं कि कोई प्रलोभन दें। 2012 के 13 के जब चुनाव थे तब उन्होंने मुझे कोशिश की, जब बाकी लोगों को लपेटे में ले रहे थे उदित राज से लगा के, और रामविलास पासवान और तमाम लोगों को जब उन्होंने अठावले उठावले सबको लपेटे में लिया, तो मुझे भी लेने की कोशिश की। विधायक विधायक बनाने के सपने अपने लेके आए थे वो। तो वो सब चीजें हैं, लेकिन मैं जानता था कि ये आज विधायक बना करके जो जबान बंद कराना चाहते हैं वो हमें कभी स्वीकार नहीं था। तो चूंकि मैं उनके भीतर से आया हूं तो मैं उनकी रणनीतियों को समझता हूं, मैं उनकी भाषा में कितना जो सातिरपन है, धूर्तता है, उसको भी समझता हूं। इसलिए मैं उनके लपेटे में तो आता नहीं हूं। और डर डर इसलिए नहीं लगता है क्योंकि वो सबसे ज्यादा डरपोक लोग हैं। मैंने बहुत अंदर से उनको देखा है। केवल भीड़ में वो बहादुर हैं, व्यक्तिगत रूप से बहुत डरपोक लोग हैं। हम जैसे लोग अकेले में भी निडर हैं और भीड़ में भी समझदारी के साथ निडरता और बेखौफपन रखते हैं। वो जब भीड़ में होते हैं तो मॉब लिंचिंग करते हैं और अकेले होते हैं तो तलवे चाटने लगते हैं। तो उनके उस चरित्र को भी हम समझते हैं। तो डर वर नहीं है। आप अगर बोलना शुरू करते हैं तो तर्क के सामने वो भाग जाते हैं, उनके पास कोई तार्किक चीजें नहीं होती है। और जब आप डरना छोड़ देते हैं तो वो डराना छोड़ देते हैं। तो हमने उनसे डरना वरना छोड़ रखा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसी इलाके में है जहां मैं पैदा हुआ हूँ, जहां रहता हूँ, आज भी वहीं रह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं किसी कमरे में बैठ करके किताब लिख करके उनकी आलोचना कर रहा हूँ। रोज सामना होता है, जिनका जिक्र किताब में है, जिनके बारे में रोज लड़ाई हो रही है, उनसे कहीं कहीं मिल जाते हैं, कोई बाजार में मिल जाता है, कोई चौराहे पे चाय की थड़ी पे मिल जाता है, और वहीं बहस हो जाती है, उसमें क्या दिक्कत है। हम तो किसान लोग हैं और रोज लड़ाकू लोग हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। थोड़ा बहुत तो लड़ना उन्हीं से सीख लिया मैंने, लठवट चलाना, तो इस्तेमाल करने की जरूरत पड़े तो कर ले इस्तेमाल, जरूरत पड़ती नहीं है वैसे। हम वो करते नहीं कभी, लेकिन नहीं डरते हैं।
दूसरा सवाल जो रवि जी ने कहा कि क्या बहुजन राजनीति में देश का भविष्य आप देखते हैं? रवि जी, बहुजन राजनीति में देश का भविष्य देखना बहुत सुखद होगा मेरे लिए, लेकिन बहुजन राजनीति का जो आज भविष्य है वो बड़ा संकटग्रस्त है। उस पर हमें चिंता करनी पड़ेगी कि वो कहाँ जा रहा है, क्योंकि बहुजन राजनीति में जिस ढंग का व्यक्तिवाद आया है, जिस ढंग की व्यक्ति पूजा चल रही है, जिस किस्म के चंदा उगाई के गिरोह काम कर रहे हैं, वो सबको देखते हुए कई बार लगता है कि जो मान्यवर कांसीराम और बाकी नायकों ने जो सपना देखा देश के हुक्मरान बनाने का, वो कहीं कहीं धूमिल होता नजर आ रहा है, क्योंकि बहुजन राजनीति में सामूहिकता का बहुत अभाव है, आंतरिक लोकतंत्र का बहुत अभाव है। हम आलोचना सहन नहीं कर पा रहे हैं, हम अपने आप को बदलने के लिए तैयार नहीं है। वक्त के साथ हमें एक नई राजनीति बनानी पड़ेगी, क्योंकि हम आज भी कैडर कैंपों में भाषण 1974-75 वाले दे रहे हैं, जबकि आज जो बहुजन है वो डिजिटली एम्पावर्ड दलित आ गया है, वो बहुत चीजें जानता है, वो कैडर में कही जा रही तमाम चीजों को जानता पहचानता है। तो हमें देखना पड़ेगा कि नए जमाने की बहुजन राजनीति क्या होगी, उसको हम कैसे रिफ्रेम कर सकते हैं, कैसे नए तरीके से बना सकते हैं। अंततः तो दो ही धाराएं हैं जो देवासुर संग्राम से चल रही है, हजारों हजार साल से चल रही है। श्रमण और ब्राह्मण की जो धारा है, लुटेरे और कमेरों की जो धारा है, जो शोषितों और शोषकों की जो धारा है, यही तो धाराएं हैं। तो अंत में तो बहुजन की और ब्राह्मण जन की यही तो राजनीति है। तो आज अगर ब्राह्मण जन की राजनीति स्थापित है, उसको किसी दिन अगर उखाड़ के फेंका जाएगा तो वो बहुजन राजनीति ही फेंकेगी। लेकिन उससे पहले बहुजन राजनीति को अपने आप को उस चीज के लिए तैयार करना पड़ेगा। आज की बहुजन राजनीति में मैं कोई भविष्य नहीं देखता हूं, क्योंकि इस बहुजन राजनीति का ही भविष्य नहीं है। जिसका भविष्य देखेगी। आप मेरी बात से थोड़ा असहमत भी होंगे, कड़वी भी लगेगी, लेकिन जरा सोचिएगा कि हम क्या नई बहुजन राजनीति बना सकते हैं। अगर वो बन सके तो सब लोग उसके लिए तैयार रहेंगे, आपके साथ कंधे से कंधा मिलाएंगे और खड़े रहेंगे। जबकि हमें तो न तो किसी पार्टी में जाना है, न कोई चुनाव लड़ना है, न कोई पद पे बैठना है, चुनाव में नहीं जाना है। बावजूद इसके भी राजनीति बने बहुजनों की, एक ताकत बने और वो हुक्मरान बने, इस दिशा में जरूर हम साथ खड़े होना चाहते हैं। आखिरी इस सत्र की आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे। आखिरी सत्र की है, बल्कि आपकी नहीं, आपकी तो शुरुआत जब भी आप कहते हैं वो लगता है कि ये खत्म नहीं हो। और लेकिन कुछ इस बात पे भी आप जाते जाते ये कह सकते हैं कि क्या हिंदुस्तान में मुसलमान और ईसाई समुदाय जो खास तौर से ज्यादातर टाइम कम्युनल वायलेंस का शिकार होते रहती है, किस तरह से जब भी जनतंत्र की बात, लोकतंत्र की बात होती है, डेमोक्रेसी की बात होती है, पार्टिसिपेशन की बात होती है, तो इन तबकों को ज्यादा टारगेट किया जाता है। क्या वो अपनी आवाज को इस्तेमाल करने के लिए कुछ दलित समुदाय से, जो समुदायों में जो काम है, जो मेहनत है, उससे कुछ सीखते हैं या कुछ सीख सकते हैं? कुछ ऐसे बिंदु हैं जिस पे आप बताएं ताकि लोग उस पे सोच सकें। मुझे लगता है कि कई चीजें हैं जो दलितों के पास नहीं होते हुए भी दलितों ने लोकतंत्र में अपनी आवाज को मजबूत किया है। मैं ये देखता हूँ कि चाहे वो मुस्लिम समाज के लोग हों, चाहे समाज के लोग हों, उनके पास अपने बहुत सारे रिलीजियस इंस्टीट्यूट हैं जहाँ वो इकट्ठा हो सकते हैं, इकट्ठा होते हैं, उनकी बातें उठ सकती है। दूसरा, उनका एक विश्वव्यापी नेटवर्क भी है जहाँ और भी देशों में उनके अपने लोग हैं जो बोल सकते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि दलितों के पास वो सहूलियत नहीं है, और वो सहूलियत नहीं होने की वजह से शायद उन्होंने और कहीं से मदद के की जो आशा नहीं है, उसकी वजह से उन्होंने अपना बहुत सारी चीजें खड़ी की है। और प्रतिरोध का एक बड़ा मूवमेंट, एक तरीके से प्रतिरोध का एक बड़ा संस्कृति खड़ी हो गई है।
एक पूरा वैकल्पिक सब चीजें खड़ी कर दी है दलितों ने। वो कितनी नजर आती है वो अलग चीज है, लेकिन आप अगर देखेंगे कि दलितों ने अपना मीडिया बनाया, चाहे जैसा भी ये टूटा फूटा है, दलितों ने अपना साहित्य रचा, चाहे उसके भाषा का जो सौंदर्य शास्त्र है, उसका जो शिल्प है, उसका जो सौष्ठव है, वो उससे आप डिसएग्री कर ले, आप कह दें कि दलितों ने आक्रोश में और गालियां लिखी है, बावजूद इसके भी उन्होंने अपना बनाया है, उन्होंने अपना संगीत बनाया है, उन्होंने अपना संगठन बनाए हैं, अपनी सारी एक वैकल्पिक धारा बनाई है। मुझे लगता है कि और इन सब चीजों को करते हुए उन्होंने सदैव एक अधिकार भाव को सबसे आगे रखा कि हम इस देश के नागरिक हैं और ये देश हमारा है और किसी कोई अधिकार नहीं है कि वो हम पर सवाल उठाए। मुझे लगता है कि दलितों ने बहुत ऑफेंसिव तरीके से चीजों को किया और यही इस समय अल्पसंख्यक जमातों को करने की जरूरत है कि वो पूरे अधिकार भाव के साथ इस देश के नागरिक होने की, नागरिकता की और तमाम जो इस देश में उनके अपने जो हकूक है उसकी लड़ाई को पूरे दमखम के साथ लड़े कि कौन होते हैं हमारे पर कोई भी सवाल उठाने वाला, हमारी नागरिकता पर, हमारी भारतीयता पर कोई भी संदेह करने वाला, हमसे कागज मांगने वाला, या कौन कोई और क्यों होगा। हमारा खून पसीना इस देश में जो लगा हुआ है वो कोई कम है क्या। मुझे लगता है कि उस अधिकार भाव के साथ एक पूरी वैकल्पिक लोकतांत्रिक धारा खड़ी करनी पड़ेगी। जो कुछ भी धार्मिक इंस्टीट्यूट और जो कुछ भी है वो तो है, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक नया रास्ता चुनना पड़ेगा जहां हमको कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमवर्क में अपने लड़ाइयों को खड़ा करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि ठीक है, कुरान शरीफ है, शरीयत है, बाइबल है, हमारे अपने पर्सनल लॉज हैं, वो एक चीज है, लेकिन बड़े फलक पे हम इस देश के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते भारत के संविधान का जो हमारा प्रियम्बल है, उस प्रियम्बल के आधार पर उसमें कहे गए न्याय, समता, स्वतंत्रता और बंधुता के जो भाव हैं, उन मूल्यों के साथ, मौलिक अधिकारों के उन सारी चीजों के साथ, अधिकार भाव के साथ हम कैसे लड़ पाए, कैसे छोटे छोटे संगठन बना पाए और उनको कैसे हम आगे ले जाएं। तो मुझे लगता है कि एक पूरी प्रगतिशील वैज्ञानिक धारा अगर हम खड़ी कर सकें अपनी इन तमाम जमातों के साथ, तो वो हो पाएगा। क्योंकि जो धार्मिक नेतृत्व है, वो चाहे चर्च का नेतृत्व है, चाहे वो मौलवियों का और तमाम इनका जो नेतृत्व है, या फिर जो पॉलिटिकल दलाल नेतृत्व है, वो दलितों में भी है और इन समुदायों में भी है। मुझे लगता है ये समय है उनको नकार देने का। हमारे भीतर में एक सामूहिक नेतृत्व हम खड़ा करें। मुस्लिम समाज में बहुत पढ़े लिखे इंटेलेक्चुअल और तमाम तरह के एकेडमिक और बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे अच्छे युवा आ रहे हैं, वो क्यों नहीं नेतृत्व ले? क्यों नेतृत्व कोई उसी तरह का लोग लेगा जो किसी भी डिबेट में जाके मूर्खतापूर्ण कोई फतवे की बात करेगा और वो समाज पर उसको थोपा जाएगा? उसकी जरूरत नहीं है। मुस्लिम समाज को अपना एक सामूहिक नेतृत्व और अपना डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में अपनी चीजें, अपने संगठन और पूरी एक वैकल्पिक धारा खड़ी करनी चाहिए और पूरे अधिकार भाव के साथ लड़ना चाहिए। ये देश किसी की बपोती नहीं है, हम सबका देश है और हम उस अधिकार के साथ लड़ें जैसे कि इस देश के तमाम दलित लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, और मिलजुल करके लड़ेंगे तो मुझे लगता है कि हम सफल रहेंगे। बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मुद्दे की बात आपने कही है। और एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मैं सीख रहा हूँ, मैं सीख कर जा रहा हूँ, कि आपने कहा कि दलितों ने अपनी आवाज उठाई है, आवाज को मजबूती से रखी है और उस आवाज को मनवाई है। अब वो दलित वॉइस सिर्फ दलित वॉइस नहीं है भाई, दलित वॉइस कई सारे माध्यमों से, मीडियम से हमारे सामने भारत में जिंदा है और उन्होंने अपने साहित्य के जरिए, मीडिया में, ऑल्टरनेट मीडिया में, समाज के अलग अलग प्लेटफॉर्म में जिंदा रखा है। और मैं समझता हूं कि वो है, और मैंने बहुत क्लोजली कुछ जगहों पे देखी है। मेरी इनफैक्ट पहली रिसर्च, जो मेरी एकेडमिक रिसर्च है, वो दलितों के उस तबके पर है जो जिसे हम मैनुअल स्कैवेंजर कहते हैं। तो मैंने देखा है 20 साल पहले जब हमने फील्ड वर्क किया था और आज तक उन तबकों में बदलाव ये तो जरूर आया है कि उनकी आवाजें अब हम सुनने लगे हैं। पहले कोई उनके बारे में लिखता था, उनकी आवाज बनता था, लेकिन वो आवाजें अब खुद आ रही हैं। और शायद जो आपने कहा है ये वही रीजन है। और इसीलिए दूसरे माइनॉरिटीज के लोगों को भी इन चीजों पर और इन सलाहों पे सोचने की जरूरत है। ये एक ऐसी
एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग है भंवर जी की। उनके लिखावटों में मैंने देखा, जब आप कह रहे थे मैं कुछ मैगजीन्स के पन्नों में भी आपको देख रहा था अभी, और भरी हुई है आपकी वार्तालाप, और मुझे लगता है कि अब ज्यादा हम मजबूत हो गए हैं सुनकर आपके विचारों के, आपके काम को। और उस बात को कहना कि जो डर की राजनीति है आज के दौर में हर एक बच्चे से बूढ़े तक है, उसको नकारने का वक्त आ गया है कि डर की राजनीति से बाहर आए। और राजनीति ये नहीं है, बल्कि ये तो सोच है, जो आपने कहा, हमें सोच को बदलनी है और उस सोच के जरिए हमें अपने समाज में तब्दीलियां लानी है। तो ये जो एक लार्जर फ्रेमवर्क भंवर जी ने साथियों हमारे सामने पेश किया, रखा, ये बहुत ही अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और किसी भी डेमोक्रेसी के लिए इसी तरह की एक आवाज नहीं, बल्कि सैकड़ों मिलियंस ऑफ वॉइसेस चाहिए, जब हम उन आवाजों को हर माध्यम में एक जैसा दिखाई दे। वो हर पिछड़ा तबका, चाहे वो जाति के आधार पर हो, धर्म के आधार पर हो, लेकिन उनकी आवाज एक जैसी हो, क्योंकि वो पिछड़ा है, एक्सप्लॉइटेड है या मार्जिनलाइज्ड है। भंवर मेघवंशी जी उनमें से एक ऐसी आवाज है जिस आवाज की अपनी एक अहमियत है भारतीय बहस में, मुबाहिसे में। और हमने देखा है कि उनके बहस ने काफी बदलाव लाई है। राजस्थान और वेस्टर्न इंडिया में इन आवाजों की अहमियत काफी है आज के दौर में, और लोगों में ये समझ पैदा हो रही है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना वक्त दिया। और खास तौर से कि मैं ये भी थैंकफुल हूँ इस वक्त का कि कोई भी नेटवर्क के इश्यूज नहीं आए, वरना आप कह रहे थे कभी कभी नेटवर्क के इश्यूज आते हैं। तो ये भी बहुत फॉर्चुनेट है कि एक ऐसे मुद्दे पे बात कर रहे थे जहाँ पे नेटवर्क ने भी बाधा नहीं उत्पन्न की। ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहा। नवीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इस पूरे 1.5 घंटे तक अपना सहयोग दिया और अपनी बातें रखी। भंवर जी से हमें दूसरे माध्यम से भी जोड़ा आपने। मैं इनकी किताब के माध्यम से जान रहा था, आपने हमें अपने माध्यम से जोड़ा। और इसी तरह के सवाल बार बार हमारे साथियों के बीच आते हैं कि किस तरह से ये नेटवर्क और कनेक्ट को एकेडमिकली ही नहीं बल्कि समाज में, सिविल सोसाइटी में जिंदा करें। और ये उसकी एक पहचान है, उसकी एक मिसाल है। डेमोक्रेसी डायलॉग का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि तमाम टीम ने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में मदद किया, और पेशेंसली उन्होंने इसको ऑर्गेनाइज किया, रिकॉर्ड किया और इसको लाइव कर रहे हैं। लाइव इसलिए कह रहा हूँ कि बाहर के दूसरे जो ऑडियंसेस हैं इसको काफी सुनते हैं और बाद में उस पर अपने इन ग्रुप में चर्चा करते हैं। सो तमाम साथियों का जो आज इस वेबिनार में शामिल हो सके, हमारा ये मिजाज, हम लोगों की ये सोच हो रही है, डेमोक्रेसी डायलॉग ये सोच रहा है कि इस तरह के डिस्कशंस को अब मीटिंग के फॉर्म में ले जाएं, और नहीं तो डायरेक्टली फेसबुक लाइव में जाएं। ये सेमिनार फॉर्मेट में नहीं हो, बल्कि ज्यादा से ज्यादा इस पे बातचीत हो, ताकि कुछ ना कुछ मुद्दे हर डिस्कशन में उभर कर आए। वरना यूनिवर्सिटीज के सेमिनार तो होते रहे हैं, होते रहेंगे, और हमने देखा है कि उसकी कितने असर हैं। तो इन छोटी सी बातों के साथ भंवर सिंह और नवीन नारायण के उन अहम मुद्दों को सुनने के बाद मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि आप सबका मैं धन्यवाद कहूँ, शुक्रिया कहूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा डिस्कस करें अपने घरों में, मोहल्लों में, दोस्तों में, बड़े बुजुर्गों में और छोटे छोटे बच्चों में इन मुद्दों को लेकर जाएं, ताकि वो जहनियत, वो सोच जो हमारे समाज को खराब कर रही है, नॉन डेमोक्रेटिक कर रही है, उसको हम करेक्ट कर सकें। थैंक यू एवरीवन। भंवर जी, आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी। और डेमोक्रेसी डायलॉग के तमाम साथियों का, लाइक साहब का, कादरी साहब का, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, फिर बात होगी। बाय बाय।